नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हिस्ट्री के सेक्शन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ। सन 1600 से 1757 ई तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी। कंपनी भारत में बहुमूल्य धातुएँ लाती थी, जैसे सोना, चांदी और इसी तरह के अन्य रत्न, तथा उन्हें खरीद कर मसाले आदि खरीदने के लिए लाती थी और उन्हें बेचती थी और मसाले खरीदती थी। दरअसल उत्तर भारत की अपेक्षा कंपनी दक्षिण भारत में ही क्यों रुचि लेती थी, उसका एक रीज़न था। वो ज़्यादातर मसाले ही क्यों खरीदते थे। अंग्रेज़ों का मसाला खरीदने का कारण यह भी था कि सर्द प्रदेश, यूरोप, बिल्कुल सर्दी वहाँ होती है और वो लोग ज़्यादातर मीट या मांस पे ही आश्रित रहते हैं और मांस को ज़्यादा समय तक संरक्षित रखने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वह मसालों पे ही आश्रित रहते थे और पूरे यूरोप में मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। क्योंकि वहाँ कोई वनस्पतियाँ इस तरह की नहीं उगती जैसे अपने यहाँ गेहूँ, चावल, आटा तो उसी से बनता है, लेकिन चना, मोटा अनाज, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी वनस्पतियाँ अपने यहाँ उगती हैं, लेकिन वेजिटेशन यूरोप में इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो मसाले पे ज़्यादातर आश्रित रहा करते थे। इसके बाद शीघ्र ही उन्हें भारतीय वस्तुओं की लोकप्रियता ब्रिटेन में बढ़ने लगी, यानी भारत के वस्त्र उन्हें पसंद आने लगे। क्यों? उसका एक कारण था, क्योंकि हस्त निर्मित वस्त्र हुआ करते थे भारत में। अब ये चीज़ ब्रिटिश उद्योगपतियों को तनिक भी नहीं भाती थी। भारतीय वस्तुओं के आयात पर उन्होंने प्रतिबंध लगाना धीमे धीमे शुरू किया। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यात होने वाले छापेदार एवं सूती वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित कर दिया और प्रतिबंधित करने के पहले ही वो लोग भारी मात्रा में शुल्क भी कभी कभी लगाया करते थे। इसके बाद अन्य चरण दूसरे में आप लोग देखते हैं 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनियां भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। क्योंकि अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत चुके थे, अब वो अपने पास इतने सारे संसाधन बना चुके थे और भारतीय राज्यों के शासकों को इतना कमज़ोर कर चुके थे कि उन्होंने उत्तरदायित्व से मुक्ति पा ली थी। अधिकार अपने पास सारे रखे और उत्तरदायित्व भारतीय शासकों को दे दिए। यानी अब अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, जिनके पास अधिकार थे मगर कोई उत्तरदायित्व नहीं, और भारतीय शासक जिनके पास उत्तरदायित्व था लेकिन अधिकार कुछ नहीं। कंपनी ने बंगाल और अन्य राज्यों से भू राजस्व की वसूली अपने मनमाने ढंग से की। भारतीय माल को खरीदते थे, विदेशों में अधिक कीमत पर बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। 1757 के बाद कंपनी भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ लौटाती नहीं थी भारत को, यानी यहीं से कमाती थी और यहाँ का माल बाहर बेचती थी और अपना ही फायदा करती थी। भारत को कुछ भी लाभ नहीं होता था। 1757 के बाद भारतीय धन का प्रतिवर्ष दोहन हो रहा था। भारत को इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा था। प्रतिदिन भारत गरीब और ब्रिटेन में समृद्धि आ रही थी। भारत से गया धन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का कारण बना, क्योंकि वहाँ पे पूंजीवादी और भी ज़्यादा धन कमाने लगे, उनको और भी ज़्यादा व्यापारियों को मुनाफा होने लगा, और जब उनको मुनाफा होने लगा तो तरह तरह के अन्य चीज़ें वो बनाने लगे।
वैज्ञानिक आविष्कार भी इसी युग में ज़्यादा से ज़्यादा हुए और वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। ब्रिटेन में घटित होने वाली औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था का तथा भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। खेतिहार भारत को अब औद्योगिक देश इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। पहले जो भारत सोने की चिड़िया थी, अब वो भारतीय उपनिवेश इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया। भारत स्थित ब्रिटिश सरकार ने अब मुफ्त व्यापार की नीति अपनाई, मुक्त व्यापार की नीति। इसके कारण भारतीय दस्तकारों को ब्रिटेन में मशीन निर्मित उत्पादों के साथ असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था। भारत में ब्रिटिश निर्मित माल के लिए आयात शुल्क को न्यूनतम कर दिया गया। नए इलाकों को जीतना, अवध जैसे बड़े राज्य का अधिग्रहण करना तथा वहाँ से टैक्स ना देना और भी कई तरह की चीज़ें थीं जो ब्रिटिश कंपनी के ठेकेदारों को या ब्रिटिश अधिकारियों को वो अधिकार मिले हुए थे जो भारतीय व्यापारियों को नहीं मिले हुए थे, और वो उन अधिकारों का गलत फ़ायदा भी उठाते थे। हस्तशिल्प उद्योग के पतन के बाद बड़ी मात्रा में दस्तकार बेरोजगार हुए, जीविका के लिए कृषि की तरफ मुड़ गए, जहां परिस्थितियां पहले से ही बदतर थी क्योंकि कृषि में ढांचागत परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं। पुरानी परंपरा से खेती हो रही थी, इस वजह से कृषि में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ था। चाय, नील और अनाज, इन सभी की खेती अंग्रेज अधिकारी जबरदस्ती भारतीयों से करवाते और ज़्यादातर मात्रा में यही खेती करते और मनमाने ढंग से उन्हें ऋण देते तथा वही खेती करने के लिए प्रेरित करते। धन्यवाद मित्रों। आज के हिस्ट्री के लेक्चर में आप का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद मित्रों।